हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 109 के दो ब्लॉक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ब्लॉक नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इस ब्लॉक में सबसे पहला जो यूनिट आता है वो है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप। की जो वेस्टर्न यूरोप है उसमें जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उसका इवोल्यूशन कैसे होता है। तो ये इस यूनिट का वन शॉट होने वाला है, मतलब पूरी वीडियो में आपको ये यूनिट कवर करा दिया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें अलग अलग तरह की सोशो पॉलिटिकल कम्युनिटीज होती हैं, जो कि या तो हिस्ट्री से एमर्ज होती हैं अपनी, या कुछ पर्टिकुलर एरिया से। इन्हें हम ट्राइबल ग्रुप्स या एग्रीकल्चर कम्युनिटीज कहते हैं, नोमैडिक ग्रुप्स कहते हैं, एम्पायर्स, किंगडम्स, तो ये सब इनमें आते हैं। और कुछ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या तो ये सेंट्रलाइज्ड होंगी, मतलब जो सारी पावर्स हैं वो एक ही इंसान के पास रहेंगी। और वहीं कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लूजली ऑर्गेनाइज या फिर डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, जहाँ पर एक इंसान के पास पावर ना रहकर दूसरे इंसानों के पास अलग अलग पावर्स रहती हैं। तो जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी है जो कि बहुत ही रिसेंट फॉर्म हुई है ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस में। अब जो मॉडर्न नेशन स्टेट फॉर्म हुई इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। और जो मॉडर्न नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है तो वो 17th सेंचुरी में देखा जाता है यूरोप में, जहाँ पर जो स्टेट्स थी वो मोनार्कियल फॉर्म्स में एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट थी पहले। अब वो इसे ट्रांजिस्ट करके लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ चली जाती हैं। अब जो यूरोप होता है यहाँ पर तो ये सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वहां पर वो सेटल हो जाती है। पर दूसरे वर्ल्ड का क्या? तो यूरोप हमारी इसमें मदद करता है मॉडर्न नेशन स्टेट के कंसेप्ट को फैलाने में। तो जो यूरोप होता है वहां पर जो ये स्टेट सिस्टम होता है वो कॉलोनियलिज्म के जरिए दूसरे वर्ल्ड में भी फैल जाता है। मतलब जो यूरोप अपनी कॉलोनीज बनाता था दूसरे देशों में, वहां भी वो मॉडर्न नेशन स्टेट का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता था। और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं उनका जो कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट हो रखा है। और उसके बाद जो डीकोलोनाइजेशन होता है एशिया और अफ्रीका का 20th सेंचुरी में, इसके बाद से जो मॉडर्न स्टेट्स के नंबर होते हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। इससे ये पता लगता है कि जो ये मॉडर्न नेशन स्टेट का कंसेप्ट है वो कितना रेलेवेंट है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड के लिए। और जो इनिशियल हम यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स स्टेट्स देखते हैं तो 1945 में वो 51 होती हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे अब जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं वो भी अब इसका मेंबर बनना चालू हो जाती हैं, जैसे कि 2020 तक इसमें 193 मेंबर स्टेट्स आ चुकी हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि जो ये स्टेट्स हैं वो बनती कैसे है, ठीक है, इवॉल्व कैसे हुई यूरोप में से। तो हम ये देखते हैं अब कि ये जो स्टेट है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये जो स्टेट है वो हर जगह दिखाई देती है, ठीक है। स्टेट या फिर हम उसे गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट हमें हर जगह दिखाई देती है, जो कि हमारी अ, जो लाइफ होती है उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है, फ्रॉम बर्थ रजिस्ट्रेशन टू डेथ सर्टिफिकेशन। जहाँ किसी की बर्थ होती है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और वहीं जहाँ किसी की डेथ होती है वही गवर्नमेंट उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाती है। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ बर्थ से लेकर डेथ तक बनी रहती है। पर जो बर्थ और डेथ के बीच में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें स्टेट का क्या रोल रहता है हम आगे देखते हैं। तो जो स्टेट के फीचर्स हैं उसमें कुछ चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें बताए गए हैं। तो जो पहला फीचर है वो है एक परमानेंट पॉपुलेशन। अब कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर
कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, उसकी कोई भी डिफाइंड टेरिटरी नहीं है कि ये बॉर्डर है उसके, इसके पार कोई दूसरा टेरिटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये जो एरिया, इसके दूसरे के साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं है, या दूसरे के साथ रिलेशंस भी नहीं है, और ना ही इसकी कोई परमानेंट पॉपुलेशन है। तो क्या ये ऐसा एरिया कभी डेवलपमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर स्टेट चाहिए तो हमें चार जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो है परमानेंट गवर्नमेंट, सॉरी, परमानेंट पॉपुलेशन। अगर उस एरिया में परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन कहीं बाहर चली जाती है बार बार, नोमैडिक ग्रुप्स के जैसे, कभी 6 महीने में एक बार चली गई, फिर कभी आई ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। उसको परमानेंट पॉपुलेशन चाहिए कि इतने लोग मेरे में रहते ही रहते हैं। वहीं उसके पास एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए कि ये मेरी टेरिटरी है, इस पे मैं पूरा कंट्रोल करके रखता हूँ। ठीक है, इसके पार कोई नहीं जाना चाहिए इलीगली। तो ये हो गया एक डिफाइंड टेरिटरी कि हाँ, हमारे बॉर्डर्स पता है हमें कि कहाँ कहाँ लगते हैं। फिर है गवर्नमेंट। अब स्टेट तो बना ली, उसके बाद इसको गवर्न कैसे करें, इसका चलाएं कैसे, तो उसके लिए गवर्नमेंट चाहिए। और वहीं जो चौथा फीचर है वो है कि स्टेट के पास इतनी कैपेसिटी हो, वो इतनी तो डेवलप्ड हो कि वो जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर सके। तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट फीचर हैं स्टेट्स के, जो कि हमने मॉन्टेविडो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट से उठाए हैं, जो कि 1933 में साइन है। तो अब बात शुरू होती है मिडेवल यूरोप की, जहाँ पर जो सोसाइटी होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो फ्रेगमेंटेड होता है। तो जो बिगनिंग होती है मॉडर्न स्टेट की, वो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी से शुरू होती है, जो जिसे हम यूरोप के नाम से जानते हैं। यूरोप से ही ये पूरा जो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट है, ये कॉलोनियलिज्म के जरिए पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यूरोप में इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है। तो ये कहानी शुरू होती है 1000 साल पहले, जब यूरोप एग्जिस्ट भी नहीं करता था। ठीक है। और जो वहाँ के लोग थे 30 मिलियन लोग, मतलब 30 लाख लोग, जो वेस्टर्न एंड पर रहते थे, यूरेशियन लैंडमास पे, उन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हम एक सिंगल सेट ऑफ पीपल है, मतलब हम एक ही हैं। वो सोचते थे सारे अलग अलग हैं। ठीक है। और ये लोग ये भी नहीं सोचते थे कि हम अपनी हिस्ट्री से कनेक्टेड हैं, कि हमारा इतिहास एक जैसा है, तो हमें एक साथ रहना चाहिए। उन्होंने ना ही कभी कॉमन आइडेंटिटी की सोची कि हाँ, हम इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो हम इसके सिटीजन्स होंगे, या फिर हम एक यूनिफाइड अथॉरिटी हैं। मतलब यहाँ पर यूनिटी की बहुत ज़्यादा टेंशन देखी जाती है कि यूनिटी नहीं होती इन लोगों में। तो इसकी वजह से क्या होता है, कांस्टेंट स्ट्रगल देखा जाता है पावर का, ताकि जो रूलर्स हैं या जो किंग्स हैं, प्रिंसेस हैं, ड्यूक्स हैं, वो इन पर राज करें। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सेंट्रलाइज्ड नेशनल स्टेट नहीं होता यूरोप में इस समय पर जो इटालियन पेनिनसुला है, वो दो एम्पायर्स इसको कहते हैं कि ये हमारा है। वो थे बाइजेंटीन एम्परर और दी होली रोमन एम्पायर। तो इनके बीच में यहाँ पर पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है इटालियन पेनिनसुला में। कभी बाइजेंटीन के अंदर आ जाता है, कभी रोमन एम्पायर के अंदर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है। यहाँ पर जो रूलर्स होते हैं वो डायरेक्टली रूल नहीं करते। ठीक। यहाँ पर लोकल पॉलिटिकल एजेंट्स को यहाँ पर रूल करने के लिए भेजा जाता है। तो 8th और 14th सेंचुरी के बीच में जो यूरोप था, वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड था, बहुत ही डिवाइडेड अथॉरिटी था। इसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, जहाँ पर जो एक इंसान है उसके पास बहुत सारे जो है वो स्लेव्स होंगे, और उन स्लेव से वो काम कराएगा। ठीक है। कोई इंसान है, कोई लैंडलॉर्ड है, उसने अपना एक खेत बना रखा है। उस खेत में काम करने वाले 3 लोग हैं। तो ये 3 लोग जो है ना, इसका जो भी प्रॉफिट होगा इस खेत का, वो इन लोगों को नहीं मिलेगा। इसका जो खेत का प्रॉफिट होगा वो सीधे मिलेगा लैंडलॉर्ड को। तो ये सिस्टम था फ्यूडलिज्म का, जहाँ पर स्लेव मास्टर रिलेशनशिप भी देखने को मिलती है।
यहाँ की इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है, जहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर नहीं होती। यहाँ पर एक कांस्टेंट बैटल देखने को मिलती है, ताकि जो भी सरप्लस होता है उसको हम अच्छे से यहाँ पर कैप्चर कर सकें। पर कुछ अमाउंट ऑफ यूनिटी जो है वो यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है, जो कि यहाँ का पेप्सी जो होता है, पेप्सी, वो इनको प्रोवाइड करता है। और जो होली रोमन एम्पायर होता है वो भी यहाँ पर यूनिटी को लाने का काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब ये लोग क्या करते हैं कि रिलीजन के बेसिस पर यूनिटी को लाने की कोशिश करते हैं कि आप, ये कुछ टेरिटरी है, इसमें ये लोग हैं, तो ये क्या करेंगे, इन लोगों को बताएंगे कि आप सारे लोग तो इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप तो एक हुए। ठीक है, तो ये सब इस तरह से यूनिटी लाने की कोशिश करते हैं। पर मिडल एजेस में जो स्ट्रगल होता है पावर का, वो रुकता नहीं है। ठीक है, लोकल लेवल फ्यूडल पावर्स जो होती हैं अभी भी स्ट्रगल करती हैं पावर को गेन करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्ली फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स। अब जो अर्ली फाउंडेशंस थी मॉडर्न नेशन स्टेट्स की, वो कैसे रखी जाती हैं। तो जो चैलेंज होता है इंटरनेशनल क्रिश्चियन सोसाइटी का, उसका ये होता है कि एक जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है ना यूरोप में, उसमें किसी तरह का कोई रिफॉर्मेशन ना हो जाए। पर ऐसा होता नहीं। जो इंटरनेशनल क्रिश्चियन सोसाइटी होती है उसको एक रिफॉर्म देखने को मिलता है 16th सेंचुरी में, जिसे हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म भी कहते हैं। जो ये रिफॉर्म होता है वो इनके रिलीजियस पावर को चैलेंज करता है कि जो पोप है उसे हम रूल नहीं करने देंगे, हम उसकी जो रूलिंग है वो अच्छी नहीं लगती, या जो कैथोलिक चर्च है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इसके अंडर नहीं रह सकते। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिश्चियन सोसाइटी होती है इसको एक चैलेंज देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पर चैलेंज आया उसके बेसिस पर क्या होता है कि नई नई तरह के पॉलिटिकल पावर जो है वो राइज होने लगती हैं। ठीक है, और वो नई नई तरह के पॉलिटिकल आइडेंटिटीज भी बनानी शुरू करती हैं, जैसे कि नेशनल आइडेंटिटी, एक पर्टिकुलर टेरिटरी है उसको कोई नाम दे दिया, वहाँ के जो लोग हैं उनको एक सिंगल आइडेंटिटी दे दी कि आप जो लोग हैं वो अलग नहीं है, आपका एक ही आइडेंटिटी होगा जो कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी में चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर होना शुरू हो जाता है, इसे हम फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉडर्न स्टेट भी कह सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो पॉलिटिकल रेजिम्स होते हैं ना वो दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लेते हैं। 15th और 18th सेंचुरी में दो तरीके की जो मोनार्कीज होती हैं वो निकल कर आती हैं। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट मोनार्कीज, जो कि फ्रांस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन और रशिया में देखी जाती हैं, जहां पर जो पावर होती है वो एक ही इंसान के पास रहती है। और वहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कीज होती हैं और जो रिपब्लिक्स होती हैं वो इंग्लैंड और हॉलैंड में पाई जाती हैं। तो जो एब्सोल्यूटिज्म है वो क्या करता है कि जो सारी स्मॉलर और वीकर टेरिटरीज होती है ना उनके अंदर, एक बिगर टेरिटरी के अंदर जो भी स्मॉल और वीकर टेरिटरीज होंगी वो इनको अपने अंदर संभालेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो क्या करेंगे कि ये बिगर यूनिफाइड टेरिटरी बना पाएंगे, जिसमें एक कॉमन सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। इससे सिंगल यूनिटरी सोवरन हेड बनेगा कि एक ही जो इंसान है वो इस पूरे टेरिटरी को रूल करेगा, जिसे हम एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क भी कहते हैं। तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है इस समय पे वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज होती है इन दी मोनार्क ऑन द बेसिस ऑफ थियोरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग। अब यहाँ पर जो ये मोनार्क होता है वो अपने आप को कहता है कि मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे भगवान ने चुनकर आपको भेजा है कि मैं आपको रूल करूं। तो इससे क्या होता है कि ये राजा जो है वो अपनी मोनोपोली को बनाए रखता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो भी ये सोचती है कि अगर हम भगवान के खिलाफ जाएंगे तो हमारा तो अंत ही हो जाएगा। तो इसीलिए जो डिवाइन राइट्स थ्योरी है वो यहाँ पर प्रिवेल करती है। अब इससे जो इंक्रीज्ड पावर होती है मोनार्क की, वो नई नई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को यहाँ पर डेवलप करती है, जहाँ पर जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश की जाती है। एक स्टैंडिंग आर्मी होती है कि कहीं भी कभी भी कोई अगर लड़ाई हुई तो हमारे पास एक ऐसी आर्मी हो जो हमारे लिए लड़ चुकी है।
लड़ सके। आगे आता है राइज ऑफ द मॉडर्न स्टेट एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। जब फॉर्मेशन होता है मॉडर्न स्टेट का यूरोप में, तो जो कॉमन पीपल होते हैं वो अपनी एलिगेंस शो करते हैं लोकल रूलर को, जो कि या तो चर्च का रूलर होगा या तो मोनार्क होगा या कोई रिलीजियस पॉलिटिकल हेड होगा। तो यहाँ पर जो सॉवरेनिटी होती है अभी तक आती नहीं है, ठीक है। पर जो फाउंडेशन रखी जाती है मॉडर्न नेशन स्टेट्स की, वो इम्पर्सनल पॉलिटिकल ऑर्डर पर रखी जाती है कि कोई भी जो इंसान है वो किसी के प्रेशर में ना आकर, ठीक है, वो अपने डिसीजंस लेगा, किसी पर्टिकुलर के फेवर में नहीं लेगा, किसी पर्टिकुलर के अगेंस्ट में नहीं लेगा। इससे क्या होगा कि जो सिस्टम बनेगा वो बहुत ही फेयर सिस्टम बनेगा, ठीक है, जहाँ पर जो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म है वो यहाँ पर प्रिवेंट किए जाएंगे। तो इसके बाद जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उसको डीपली लिंक किया जाता है सोवरेनिटी से। सोवरेनिटी का ये मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजंस खुद बनाती है उस टेरिटरी को गवर्न करने के लिए, ना कि किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट होना कि आप हमारे लिए ये कुछ कानून बना दो ताकि हम रूल कर सकें। ऐसा यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। जो कंसेप्ट होता है सोवरेनिटी का वो 16th सेंचुरी में डेवलप किया जाता है, और जो इसके मेन फिलोसफर्स होते हैं वो होते हैं जीन बोदिन, थॉमस हॉब्स, जीन रूसो और जॉन लॉक। तो सबसे पहले आती है स्टेट सोवरेनिटी। तो जो जीन बॉदिन होते हैं वो सबसे पहली स्टेटमेंट देते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के। यही सबसे पहले बताते हैं कि सोवरेनिटी को कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो जो जीन बॉदिन होते हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो सोवरेनिटी है वो हम तब तक गेन नहीं कर सकते तब तक जो पॉपुलेशन है उसका कंसेंट ना हो। अगर पॉपुलेशन ही सॉवरेनिटी को जो है वो मानने से इनकार कर रही है तो हमारी सॉवरेनिटी का कोई फायदा नहीं होगा। तो जीन गॉदिन का ये कहना है कि अगर हम लॉज को इम्पोज भी कर देते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर, तब भी वो नाकाम रहेंगे कि अगर उनका कंसेंट ना बना, अगर वो सहमति ना बनी इनके मन में। तो ये कहते हैं कि जो सबसे पहले हमें कंसेंट लेना चाहिए जनरल पॉपुलेशन का, ताकि हम लोगों को पहले बताएं कि जो हमारी सॉवरेनिटी है वो काम कैसे करेगी, ठीक है, ताकि जो कंसेंट है सब्जेक्ट्स का वो क्लियर हो सके। He also emphasized that power of the sovereign had to be exercised keeping an account of certain rules based on divine law and fundamental customary law of political community। अब ये भी एम्फेसाइज करते हैं कि जब पावर होगी सॉवरन नेशन स्टेट की, उसके पास कुछ ऐसे रूल्स रहेंगे जो कि डिवाइन लॉ पर बेस्ड होंगे, ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, फ्रेगमेंटेड ना हो जाए, ठीक है। तो ये कहना था थॉमस हॉब ये जीन बोदिन का। तो ये कहते हैं कि अगर हमें सॉवरेनिटी को गेन करना है तो हमें पब्लिक कंसेंट बनाना पड़ेगा। इस पब्लिक कंसेंट को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, ठीक है, और हमें कुछ ऐसे रूल्स भी रखने पड़ेंगे जो कि डिवाइन लॉ पर बेस्ड हों, ताकि जो लोग हैं वो फ्रेगमेंटेड वापस से टूट ना जाए, वो एक तरीके से यूनिफाइड रहें। तो ये था कहना जीन बोदिन का। वहीं जो थॉमस हॉब्स होते हैं वो इस आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाते हैं। हॉब्स क्या करते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, जहाँ पर जो स्टेट के लोग हैं जहाँ पर जो स्टेट है वो पहले बना दी गई है, लोग वहाँ पर है नहीं, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेट तो हमने बना दी है जहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, टेरिटरी है, तो वहाँ पर लोग नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन दी। तो हॉब्स का ये मानना है कि इससे क्या होगा कि हर किसी के मन में क्या होगा कि वॉर की भावना आएगी, कि हम लड़ाई करते हैं और इस पर अपना कंट्रोल करते हैं। इससे क्या होगा कि जो स्टेट वॉर होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स का ये कहना है कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, हमें एक ऑथराइज्ड रूलर लाना चाहिए अपने लिए जो कि हम खुद इलेक्ट करें और उसको ड्यूटी दें कि वो हमें प्रोटेक्ट करे। तो थॉमस हॉब्स का ये कहना है कि जो रूलर्स हैं उनको हम चुने, अपने हिसाब से चुने,
ठीक है, ताकि जो हमारी सिक्योरिटी है या जो पीस है वो लॉन्ग टर्म के लिए बना रह सके। वरना अगर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड नहीं होगा तो हर कोई यहाँ पर पावर स्ट्रगल करेगा, ठीक है, पावर को गेन करने के लिए। इससे जो स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। आगे आती है पॉपुलर सोवरेनिटी। तो जो पॉपुलर सोवरेनिटी है उसमें जो कंसेंट है लोगों का वो एक फंडामेंटल बेसिस है जिसके बेसिस पर हम जो है अथॉरिटी को यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। जो मेन पायनियर्स होते हैं इसके वो हैं जॉन लॉक और रूसो। तो जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं। उनका ये कहना होता है कि जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के पास ही रिलाय करती है, ठीक है, लोगों के पास ही रहती है। जो लोग अपनी सॉवरेनिटी को एक स्टेट को देते हैं, ठीक है, जो लोगों के पास सॉवरेनिटी है ना वो लोग क्या करेंगे अपनी सॉवरेनिटी को स्टेट के पास क्या करेंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे कि स्टेट हम आपको अपनी सॉवरेनिटी दे रहे हैं, आप हमारी लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। तो जो लॉक है उनका ये कहना है। जो लॉक्स की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं नेचुरल राइट्स पर भी बेस्ड रहती है। मतलब जो नेचुरल राइट्स हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के, जैसे कि लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी, कि कोई भी स्टेट इसको मना नहीं कर सकती, ये उसका जो है वो नेचुरल राइट है, ठीक है। तो नेचुरल राइट्स को अप्लाई इन्होंने कर दिया सोवरेनिटी में, जहाँ पर जो लोग हैं उनके पास ये सारी जो लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, उनको ये ड्यूटी दे दी है ये स्टेट को कि वो इनको प्रोटेक्ट करें। और इसी थ्योरी को हम फाउंडेशन स्टोन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहते हैं। तो लॉक ये कहते हैं कि जो सोवरेनिटी होती है ना वो हमारे पास ही लाया करती है। मतलब जो लोग हैं उन्हीं के पास सोवरेनिटी होगी। अब वो सोवरेनिटी वो स्टेट को देंगे तो स्टेट क्या करेगी, उनकी लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी। आगे जाकर ये देखा जाता है कि जो थियरी होती है ना वो डिवाइन राइट्स, वो नेचुरल राइट्स पर जो है वो बेस्ड होती है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसके तीन नेचुरल राइट्स हैं जो कोई भी उससे छीन नहीं सकता। वो है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। तो इनका ये मानना है कि अगर हम इनको स्टेट को देंगे ना तो स्टेट ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा और पॉपुलर सॉवरेनिटी को मेंटेन कर सकेगा। वहीं जो रूसो होते हैं वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल सिटीजन्स को खुद के लिए खुद ही रूल्स बनाने चाहिए, किसी स्टेट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई एक लॉ बनाया, कोई या रूल बनाया, उस पर लोगों की सहमति ली और वो इम्प्लीमेंट कर दिया। रूसो का ये कहना है, ठीक है। तो जो लोग हैं वो यहाँ पर खुद ही लॉज को इम्प्लीमेंट करें कॉमन गुड के लिए बाय डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। अब टॉपिक आता है जी फॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स एंड द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, कि मॉडर्न नेशन स्टेट का फॉर्मलाइजेशन कैसा होता है और डेमोक्रेसी का राइज कैसा होता है। तो जैसे जैसे सेंट्रलिज्म इंक्रीज हो रहा था यूरोप में अंडर द एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स, तो जो प्रैक्टिकल लाइफ थी पॉलिटिक्स की वो वहाँ पर हटती जा रही थी। यहाँ पर जो सॉवरेनिटी है या स्पेशली जो स्टेट सॉवरेनिटी है वो यहाँ पर एक डोमेन बनकर निकल के आती है, जहाँ पर जो स्टेट है वो सॉवरन रहती है, किसी का कोई प्रेशर नहीं रहता है, वो अपने लिए खुद ही लॉज बनाती है। तो इससे क्या होता है कि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है उसका राइज देखने को मिलता है। इससे जो अकाउंटेबिलिटी होती है रूलर्स की वो बढ़ती है और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस यहाँ पर देखी जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होता है तो डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं डेवलप होने लगती है। तो यहाँ पर जो डेविड हेल्ड है वो कुछ प्रोमिनेंट इनोवेशंस बताते हैं मॉडर्न स्टेट्स की। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इनोवेशन है वो है टेरिटोरियलिटी। मतलब जो स्टेट है उसकी एक फिक्स्ड टेरिटरी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जो पहले फ्यूडल स्टेट्स होती थी उनकी कोई टेरिटरी नहीं होती थी, कोई फिक्स्ड बॉर्डर नहीं होता था। पर आज मॉडर्न स्टेट सिस्टम में फिक्स्ड बॉर्डर देखने को मिलता है। दूसरा है कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ वायलेंस। अब वायलेंस को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम जो ये वायलेंस फैला रहे हैं उनको ही खत्म कर दो, ठीक है।
तो ये कहते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट को ऐसा ही करना चाहिए कि जो लोग वायलेंस फैला रहे हैं उनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, पर ऐसा अभी तक यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। थर्ड है इम्पर्सनल स्ट्रक्चर ऑफ पावर। इम्पर्सनल स्ट्रक्चर ऑफ पावर को मॉडर्न स्टेट में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जहाँ पर किसी के फेवर में कोई भी लॉ नहीं बनाया जाता है। सुप्रीम ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ही यहाँ पर सारे लॉज को बनाया जाता है। फिर लास्ट है लेजिटिमेसी। तो जो लॉयलिटी है सिटीजन्स की, वो मॉडर्न नेशन स्टेट्स में पाई गई है, जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी लॉयल्टी को शो करते हैं कि हाँ, हम इस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को अपने तरफ से चुनते हैं ताकि वो हम पर रूल करें, और हम इस स्टेट के लिए लॉयल हैं, हम कभी भी इसके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ पहले की फ्यूडल जो सोसाइटीज होती थी उनमें नहीं देखी जाती। तो लेजिटिमेसी हो गया, ठीक है, इम्पर्सनल स्ट्रक्चर ऑफ पावर, कंट्रोल ऑफ वायलेंस और टेरिटोरियलिटी, ये सब हमें सिर्फ मॉडर्न नेशन स्टेट्स में ही देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये खत्म होता है हमारा पूरा यूनिट। जो ये टॉपिक है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने हाईलाइट तो कर दिया है, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अभी तक इससे कुछ पूछा नहीं गया है। तो ये था हमारा पूरा यूनिट, यूनिट नंबर 8, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप। थैंक यू सो मच।